हेलो स्टूडेंट्स, हम राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रतावाद पर डिस्कस कर रहे थे। उग्रवादी आंदोलन पर, जिसके कारणों में हम राजनीतिक कारणों को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति, कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा, लॉर्ड एल्गिन की कठोर नीति, इसके साथ ही इसके जो आर्थिक कारण थे, सरकार की अर्थनीति, है ना, अकाल और प्लेग का प्रकोप और सरकार का असहयोगपूर्ण और असंतोषजनक कार्य। इसके साथ ही कुछ और सामाजिक और धार्मिक और सामाजिक कारण भी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रतावाद को जन्म दिया, जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन धार्मिक जागृति। देखिए, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में जब प्रारंभिक हम कहें कि उग्रतावादी जो आंदोलन शुरू होता है 1905 के बाद, तो शिक्षित भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि प्रारंभिक जो कांग्रेसी नेता थे वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के पोषक थे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि उदारवादी जो नेता थे वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के पोषक थे। उनमें अधिकांश पाश्चात्य धर्म, साहित्य, राजनीतिक सिद्धांत, भाषा एवं सभ्यता को श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ साथ ही देश में, भारत में धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी चल रहा होता है, जिसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इस तरह की धार्मिक संस्थाएं थी जिन्होंने भारतीयों का ध्यान अपनी प्राचीन गौरव गाथा की ओर आकृष्ट किया तथा स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये इस तरह के नेता थे। इन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ बताकर भारतीय युवकों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की। अर्थात ऐसा नहीं है कि ये बात ठीक है कि स्वतंत्रता, समानता जैसी जो चीज़ें हैं, बंधुत्व या लोकतंत्र जैसी चीज़ें जो पाश्चात्य शिक्षा की देन थी, उदारवादियों ने जिसका समर्थन किया था, लेकिन उसके पैरेलल ही जो स्वामी विवेकानंद या लोकमान्य तिलक या विपिन चंद्र पाल जैसे नेता थे, वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म के प्रति भारतीय युवकों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि भारतीयों में पहले से ही धार्मिक उत्साह तो था और वे सरकार द्वारा भारत के पाश्चात्यकरण के विरोधी भी थे। तो पुनरुत्थानवादी नेताओं ने धर्म की आड़ लेकर उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार किया और विपिन चंद्र पाल ने काली और दुर्गा का आह्वान कर बताया कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का ध्येय है और इसकी प्राप्ति हिंदू धर्म से ही संभव है। तो अपन ये कहें देखिए, किसी भी राष्ट्रीयता के विकास में अपने देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसके प्रति युवकों की जो भावना है ना, वो अगर पॉजिटिव जन्म लेती है तो अपने देश के प्रति जो राष्ट्रवाद, देश के प्रति जो भावना है उसमें भी अपन ये कहें कि जोश पैदा होता है अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति। तो यही कार्य धार्मिक जागृति के परिणाम स्वरूप हुआ कि जहाँ उदारवादी नेता पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में रंगे हुए थे, उनमें उनका विश्वास था, वहीं उग्रवादी जो नेता थे या कुछ हमारे आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन जैसी जो धार्मिक संस्थाएं थी, उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म, उसके गौरव और उसकी संस्कृति को भारतीय जनता के दिल और दिमाग में एक तरह से बिठाया और ये कहा कि भारत की जो सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा है या जो धर्म है वो ही सर्वोच्च है। तो ये जो धार्मिक जागृति थी, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय नवयुवकों में भारत के प्रति राष्ट्रवाद का जन्म होता है। इसके साथ ही क्या होता है कि भारतीयों के साथ विदेशों में जो अभद्र व्यवहार होता है वो भी उग्रवाद का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, क्योंकि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अभद्र और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। और लॉर्ड कर्जन की तो ये भावना थी, मतलब ऐसी धारणा थी, ये वो मानते थे कि भारतीयों का चरित्र और मानसिक विकास यूरोपियों से बहुत पीछे है। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1905 में, उसके दीक्षांत समारोह में कुलपति पद से भाषण देते हुए उसने कहा था कि पाश्चात्य देशों के नैतिक आचरण में सत्य का विशेष स्थान है और पूर्वी देशों के नैतिक आचरण में
सत्य के स्थान पर मक्कारी और कूटनीतिज्ञता का प्रचार है। तो इस तरह की जो भाषण थे, इस तरह की जो उनकी सोच थी, इस ऐसी घोषणा से भारतीयों के गर्व और आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी और जनता में असीम रोष का जन्म हुआ या क्रोध का जन्म होता है। तो अंग्रेज जो है वो भारतीयों को काला आदमी समझते थे, उनसे घृणा करते थे और अंग्रेजी समाचार पत्र जाति भेद का तीव्र प्रचार भी कर रहे थे। इसी प्रकार ना, ये तो केवल भारत की बात है, इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के साथ भी बहुत ज़्यादा निंदनीय और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उन्हें मकान बनाने या संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं था और ना ही वे रेलवे के ऊंचे दर्जे में यात्रा कर सकते थे। ट्रांसवाल की सरकार ने तो कानून बनाकर ये तक कर दिया कि भारतीयों को अपने अंगुली का निशान देकर रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य कर दिया था भारतीयों के लिए। और इसी नियम के विरुद्ध महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था और अपने देशवासियों पर अन्याय, अत्याचार और निंदनीय जो इस तरह का व्यवहार होता था, उससे भारतवासी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुए, परेशान हुए। और इस स्थिति में भारत सरकार ने जिस नीति का अनुसरण किया, उससे उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा, बल्कि क्रोध में वृद्धि हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि इस अपमान के लिए भारत सरकार ही, जो विदेशी सरकार है, वो उत्तरदायी है। अर्थात भारत में ब्रिटिश सरकार ही उत्तरदायी है। मतलब अंग्रेज एक तरफ अपने आप को तो उच्च चरित्र वाला, है ना, एक संपूर्ण मानव की व्याख्या से नवाजते हैं, परिभाषा से नवाजते हैं, और दूसरी तरफ भारतीयों को उनके कलर को लेकर, उनकी बुद्धि को लेकर, उनके रंग को लेकर, मतलब बहुत सारे अत्याचार उन पर किए जाते हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ थी, ये सारे जो कारण थे, उससे भी भारतीय जनता को जो अपमान महसूस हुआ, वो अपने आप में राष्ट्रवाद का कारण बना। इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन का जो प्रतिगामी शासन था, मतलब उसने इस तरह के कार्य किए थे कि उससे भी भारतीय जनता में आक्रोश पैदा होता है। लॉर्ड एल्गिन के बाद क्या होगा, भारत में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनकर आते हैं और उस समय देश की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा भीषण रूप उसने धारण कर लिया था। अनेक कारणों से देश में पहले से ही एक तो घोर असंतोष फैला हुआ था और लॉर्ड कर्जन का जो प्रतिगामी नीतियाँ थी या प्रशासकीय दूरदर्शिता थी, उसने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। तो उसके शासनकाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि देश में बहुत ज़्यादा क्षोभ और असंतोष का तूफान आ गया था, उमड़ पड़ा था। लॉर्ड कर्जन कट्टर साम्राज्यवादी था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समूल तरीके से नष्ट करना चाहता था। वह एक योग्य शासक तो था, परंतु वो दूरदर्शी नहीं था, जो एक कुशल शासक के लिए ज़रूरी है ना। योग्य होने के साथ साथ किसी भी शासक का दूरदृष्टा होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि लॉर्ड कर्जन के साथ ये नहीं था। वो दूरदृष्टा नहीं था, तो शासक तो कुशल था, तो और वो ये समझ में, इसीलिए शायद वो ये नहीं समझ पाया कि भारत में ना केवल उच्च कोटि की राजनीतिक समस्याएं ही हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उतनी ही महत्व रखती हैं। तो लॉर्ड कर्जन में बुद्धिमानी और योग्यता के होते हुए भी उसमें आध्यात्मिक भावना और दृष्टि का अभाव था, जो एक सफल राजनीतिज्ञ में होना चाहिए। अर्थात एक सफल राजनीतिज्ञ को जनता की भावनाओं को समझने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए कि देश में क्या चल रहा है या लोगों की भावनाएं किस प्रकार से रुख अपना रही हैं या अंदर क्या चल रहा है। तो लॉर्ड कर्जन एक प्रशासक तो था, अच्छा प्रशासक था, लेकिन दूरदृष्टा वो नहीं था, या अपन ये कहें कुशल राजनीतिज्ञ नहीं था जो जनता की भावनाओं को समझ सके। तो वो कहीं ना कहीं भारतीयों की भावनाओं को समझने में असफल रहा और उसने इस तरह के कुछ कार्य किए जिससे कि सरकार साम्राज्यवाद के शिकंजे को और सुदृढ़ किया, कटिबद्ध किया। उसने क्या किया, कुछ इस तरह के एक्ट पास किए जिससे भारतीय जनता में आक्रोश पैदा हुआ और साम्राज्यवाद के विस्तार और सुदृढ़ता के लिए उसने ज़रूरी समझे। जिसमें पहला था कि उसने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास किया था, जो सर्वप्रथम स्थानीय संस्थाओं पर प्रहार था। तो 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें क्या किया कि कॉरपोरेशन के सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी
और जिन सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी वे करदाताओं के प्रतिनिधि थे। इस अधिनियम का उद्देश्य ही यह था कि कॉरपोरेशन पर सरकारी नियंत्रण कायम हो और भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा ना मिले। साथ ही कॉरपोरेशन में सरकारी बहुमत बना रहे। इससे जनता बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध हुई और लॉर्ड कर्जन के इस कार्य का व्यापक विरोध हुआ और कॉरपोरेशन के 28 भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिए। परंतु इसका लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास हो जाता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, दूसरा वो करता है भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पास। तो 1905 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय की सीनेट और शासन समिति का यूरोपीयकरण करना चाहता था और उनको वह सरकारी विश्वविद्यालयों में परिणत करना चाहता था। इस अधिनियम द्वारा यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई थी और यूनिवर्सिटी की आंतरिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी और उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। तो इससे उसके इस कार्य से शिक्षित वर्ग को बड़ा असंतोष हुआ और उनकी व्यापक और कटु आलोचना करने लगे। तो पहला तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास कर दिया हो जाता है और दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पास हो जाता है, जिसमें कि जो यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय थे उनकी स्वतंत्रता को समाप्त करके सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। तीसरा है लॉर्ड कर्जन का भारत विरोधी दृष्टिकोण, जिसमें लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जनता के भावों और मांगों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उसके विचार में भारतीय चरित्र बिल्कुल निम्न था। उसने खुलेआम यह घोषणा की कि भारतीय उच्च पदों के योग्य नहीं है, क्योंकि पैदाइशी शिक्षा, पालन पोषण और चरित्र के बल पर अंग्रेज भारतीयों की अपेक्षा सरकार के उत्तरदायित्व को भली भांति संभाल सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन की ये घोषणा महारानी विक्टोरिया की उस घोषणा के विपरीत थी, जिसमें महारानी ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया था कि रंग और जाति के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन की इस घोषणा ने शिक्षित वर्ग में व्यापक असंतोष फैला और नवयुवकों ने ब्रिटिश शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया। देखिए, इस तरह के बिल हैं, इस तरह के एक्ट हैं जिसने कि भारतीयों में लगातार असंतोष को जन्म दिया था। इसी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के परिणाम स्वरूप भी भारतीय जनता बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है या विरोधी होती है, जिसमें क्या होता है कि 1898 में जो एक्ट था उसमें केवल सैनिक भेद देना ही दंडनीय था, जबकि जो नया एक्ट पास हुआ था उसमें असैनिक विषयों का भेद देना भी दंडनीय कर दिया गया था। साथ ही 1898 के एक्ट में समाचार पत्रों की आलोचना के संबंध में जिन बातों को अपराध बताया गया था उसमें यह जोड़ दिया गया कि ऐसी समालोचनाएं जिससे विधि निर्मित सत्ता अथवा सरकार के प्रति अनास्था अथवा घृणा जागृत हो वो भी दंडनीय है। मतलब क्या किया कि दंड का जो अधिकार क्षेत्र था, अपन ये कहें जो क्राइटेरिया था, वो बढ़ा दिया गया था। और इसी प्रकार 1898 के एक्ट के अनुसार साम्राज्य या ब्रिटिश भारत में विधि निर्मित सरकार के प्रति अभिरुचि की भावनाएं उत्तेजित करने को अथवा उत्तेजित करने के प्रयत्न को भी राजद्रोह बतलाया गया था। तो भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा और जोड़ दी गई, जिसके अनुसार वर्ग द्वेष को प्रोत्साहन देने वाले अपराधी ही दंडनीय थे। तो इस प्रकार जनता की स्वतंत्रता को पूर्णतः अपहरण कर लिया गया और इस विधेयक के फलस्वरूप भारतीय समाचार पत्र और पत्रकार केवल वे ही बातें प्रकाशित कर सकते थे जिसको सरकार पसंद करे। तो इसमें क्या किया कि भारतीयों को दो तरफा एक तरह से पाबंद कर दिया गया या दो तरफा उन पर मार पड़ी। एक तो भारतीय समाचार पत्र जो सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, इस तरह से उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। और दूसरी तरफ क्या होता है कि दंड का जो क्षेत्र था उसका भी विस्तार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो कर्जन के फैसले थे उनसे भारतीय जनता में या भारतीय राष्ट्रवादियों में सहयोग की जगह या उदारवाद की जगह अनुदारवादी या उग्रतावादी
नीतियों पर चलना उनका शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, या उग्रतावाद को प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन ने कुछ इस तरह के वैदेशिक फैसले भी किए थे, विदेश नीति भी उसकी इस तरह की थी, जिसने भी राष्ट्रीय आंदोलन में के उग्रतावाद को बढ़ावा दिया था, या उग्रतावाद को पैदा किया था, या उसको प्रोत्साहित किया था, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।